एमजे अकबर फरार और प्रिया रमानी नहीं है कसूरवार। इस केस में जो प्रिया रमानी और एमजे अकबर साहब का बड़ा बहुचर्चित केस है, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे आप सभी से। एंड वेलकम टू माय चैनल सू यू सून। आइए पहले तो समझ लें कि ये जजमेंट और ये जो पूरा मुकदमा है ये किस बारे में है। कुछ सालों पहले #MeToo मूवमेंट जो अमेरिका में चला शुरू हुआ, बहुचर्चित रहा, काफ़ी चर्चा में रहा, और उसके चलते दुनिया भर में जितने युवतियाँ औरतें जो पीड़िता थीं, जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट कभी हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया, ये मूवमेंट ने एक बहुत दमदार जोर पकड़ा और इसका रिपल इफेक्ट हमें इंडिया में भी मिला। और जब इंडिया में बात आई तो उस टाइम जो प्रिया रमानी जो एक जर्नलिस्ट हैं, 25 साल से जर्नलिज्म में काम कर रही हैं, उन्होंने वोग मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखा और जहाँ पे लिखा कि मेरे साथ भी जब मैं 23 साल की थी तो यौन उत्पीड़न, यौन शोषण या सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस हुआ। उस वक्त उन्होंने किसी भी इंसान का उस आर्टिकल में नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ट्विटर में उन्होंने ये बात जाहिर की कि एमजे अकबर ने उनके साथ 1993 दिसंबर में होटल ओबेरॉय के कमरे में वर्बली बदसलूकी की, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उनसे सेक्सुअली कलर्ड बातें की, कमरे में बैठ के सीटी बजाई गई और बहुत सारी बातें हुई। जैसे जैसे हम इस केस को आज डिस्कस करेंगे, बातें सामने आती रहेंगी। जो सबसे अहम मुद्दा है समझने का इस केस में वो ये है कि इस केस में दोषी कौन था या आरोपी कौन था। दोषी तो नहीं मैं कहूँगा, आरोपी कौन था, क्योंकि #MeToo के अंतर्गत ये मूवमेंट लाया गया। प्रिया रमानी ने अपनी आवाज़ उठाई, दूसरे के हौसलों को बुलंद किया, शोषण की तरफ उन्होंने लोगों का रुख दिया, एक डायरेक्शन दिया गया इसको। और उसके बाद क्योंकि ये चीज़ दम पकड़ती गई, बाकी महिलाएं भी आईं ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये काम सिर्फ आपके साथ ही नहीं किया मिस्टर अकबर ने, ये हम लोगों के साथ भी किया गया। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 12 से 16 महिलाओं ने अलग अलग अपने ट्विटर अकाउंट से या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या बाकी किसी और मंच से अपनी बात आगे रखी। तो जब ये सारा मामला मीटू का जोर पकड़ते रहा तो एमजे अकबर साहब ने अपने इस्तीफे के उपरांत ये बोला कि मेरे पे मानहानि हुई है, मुझको डिफेम किया गया है। तो ये डेफेमेशन का केस क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत, जिसको हम क्रिमिनल डेफेमेशन कहते हैं, उन्होंने एक केस मिस प्रिया रमानी पे पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली में दागा। तकरीबन 2 या 2.5 साल के बाद, अंतराल के बाद, जिसमें से 1 साल कोविड का भी था जिसमें कोर्ट बंद रहे, ये नतीजा एक निर्णय पे पहुंचा है जिसको एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। पर आज हम इस निर्णय को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये निर्णय कानूनी दायरों में सही बैठता है कि नहीं बैठता, और इसकी समीक्षा की जाएगी। तो पहले तो समझ लेते हैं ये कहानी शुरू कब होती है। ये कहानी और ये जो हादसा जो मिस रमानी ने बताया गया, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, ये है दिसंबर 1993 का। शाम तकरीबन 7 बजे का समय था। उन्होंने बोला कि वो उस टाइम एक युवा जर्नलिस्ट थी, अपने लिए जॉब की खोज कर रही थी, और उस टाइम उनको किसी ने बताया कि भाई एशियन एज करके एक अखबार है, नया अखबार शुरू हुआ है मुंबई में, यहाँ पे शायद आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके चलते वो गई, उन्होंने अपनी वहाँ पे अर्जी लगाई नौकरी की, और उनके नैरेटिव के हिसाब से, उनके अपने एक नरेशन के हिसाब से ये सामने उभर के आया कि एमजे अकबर साहब ने इस तारीख को, दिसंबर को 1993 में उनको बोला कि भैया आप होटल में आइए, मुझसे मिलिए, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। शाम हो गई, शाम को इंटरव्यू के लिए जाती हैं। उनकी एक जो दोस्त हैं जो इसमें डिफेंस विटनेस 2 बनी हैं, उनके साथ डिफेंस में जो उन्होंने विटनेस में साथ दिया है, उन्होंने उनको ओबेरॉय होटल में ड्रॉप किया। उसके बाद ये रिसेप्शन से इन्होंने एमजे अकबर साहब को कॉल मिलाई। जब ये कॉल मिली एमजे अकबर साहब को तो उन्होंने नीचे आने के वनस्पति ये बोला कि भाई ऐसा करें, आप मेरे कमरे में आ जाएं, मैं ऊपर आपको कमरे में आपका इंटरव्यू ले लूँगा। ये बात इनको बड़ी अटपटी लगी। ये जब कमरे में गई और कमरे में जाके एमजे अकबर साहब ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया अपने बयान में, जो कि 90 पेज के जजमेंट में जो इनका डेपोजिशन जिसको हम कहते हैं, जो बयान होता है, उस बयान में मिस रमानी का ये कहना है कि जब मैं वहाँ गई तो वहाँ 2 कुर्सियाँ थीं, एक छोटी टेबल थी, क्योंकि शाम का समय हो चुका था, तो जो वहाँ पे जो बेड था उसको लाई डाउन कर दिया गया था, और वहाँ पे एक 2 सीटर छोटा सा सोफ़ा था। ये कमरे का सेटअप बयान किया गया है। उसके बाद एमजे अकबर साहब ने इनसे कुछ बेसिक सवाल किए निजी ज़िंदगी के बारे में कि क्या आप शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, वगैरह वगैरह। इस सब सवाल के बाद प्रिया रमानी जी का ये भी कहना था कि भाई मेरे से पूछा गया, मुझे ड्रिंक ऑफ़र की गई, मैंने जब मना किया तो उन्होंने मिनी बार से शायद वोडका निकाली, उसका सेवन किया, और उसके बाद वो 2 सीटर सोफे में जाके बैठ गए और इनको इशारा किया कि मेरे पास आके बैठो। और उसके बाद वो आर्टिकल ये कहता है कि लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ किया नहीं। और ये सब हो जाने के बाद, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल थी, माहौल ये जो बन रहा था उस कमरे में रमानी जी के हिसाब से एक बहुत गंभीर और संगीन माहौल बन गया था, तो वो वहाँ से चले गईं और उन्होंने ये प्रण लिया कि आइंदा से मैं कभी भी एमजे अकबर के साथ कभी भी अकेले किसी कमरे में नहीं जाऊंगी या नहीं रहूंगी। तो ये क्रक्स है इस मैटर का, ये फैक्ट है
जिसके चलते एम जे अकबर साहब ने कहा कि जो कहानी है, जो आलोचना मुझ पे लगाई गई है, जो जिसकी दम भरी जा रही है, ये गलत है और मैं इस पे कानूनी कार्रवाई करूँगा। और क्योंकि कानून में प्रावधान है, डेफेमेशन लॉ का सेक्शन 499 आईपीसी है, उसके चलते हुए एम जे अकबर साहब ने ये केस पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया। एम जे अकबर साहब की जो गवाही इसमें हुई, उसमें 2-3 बातें मैं समझता हूँ जो नहीं आई, जो शायद उनको लेनी चाहिए थी कानूनी दावपेंच के अंतर्गत, जिन्होंने नहीं की। उन्होंने सब बातें तो मना कर दी कि मैंने कभी इनको होटल के कमरे में नहीं बुलाया, मैं कभी इसके साथ बैठा नहीं यहाँ पे, मैंने कभी इनको रिसेप्शन से मैंने इनकी कोई कॉल अटेंड नहीं की, वगैरह वगैरह सारी बातें हुई। पर ये बात कहीं निकल के नहीं आती कि भैया इनका इंटरव्यू लिया तो लिया किसने एशियन एज में? इन्होंने जब अर्जी लगाई तो अर्जी किस इंसान को लगाई? किसके कहने पे ये गई थी ओबेरॉय होटल के कमरे में? अगर ओबेरॉय होटल के कमरे में गई थी तो ओबेरॉय होटल के किसी बंदे को या किसी मुलाजिम को या किसी ओनर को क्यों नहीं समन किया गया इस कोर्ट में? उनको विटनेस में पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? बाकी जो जर्नलिस्ट थे एशियन एज के अखबार में, जब ये एडिटर थे एम जे अकबर साहब, तो उनका चुनाव कैसे होता था, उनका चयन कैसे होता था, उनको कैसे इंटरव्यू किया जाता था, उनको कहाँ पे इंटरव्यू किया जाता था? क्या सिर्फ एम जे अकबर साहब के पास ही पावर थी कि वो लोगों का इंटरव्यू करके उनकी जॉब अप्रूव करेंगे? ये बात कहीं पे भी निकल के नहीं आती इस 90 पेज के जजमेंट में, जो मैं समझता हूँ थोड़ी सी आपत्तिजनक और थोड़ी सी परेशान करने वाली बातें हैं। क्योंकि जब हम कानून की बात करते हैं, कानून के दायरों की बात करते हैं, स्पेशली जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, तो जो बर्डन होता है, जो डिस्चार्ज करना होता है प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेंट को, बहुत हाई होता है। तो उस बर्डन को मुझे लगता नहीं कि पूरी तरीके से इसमें डिस्चार्ज किया गया। साथ ही साथ एम जे अकबर साहब ने अपने 5 निजी लोगों को और इसमें विटनेस बनाया अपने केस को साबित करने के लिए। उनमें एक उनकी महिला दोस्त थी जो उसी टाइम एशियन एज में उनके साथ काम करती थी, जो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो का सेक्शन लिखती थी, और उन्होंने ये बोला है कि एम जे अकबर साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मैं उनको तकरीबन 25-30 सालों से जानती हूँ, कभी भी ऐसा कोई हादसा हमारे सामने नहीं आया, और वो उनका एक कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन आप ये जान लें और ये समझ लें कि ये जो केस है रमानी जी का और एम जे अकबर साहब का, इसमें ही सेड शी सेड वाली बात हो जाती है कि एक आलोचना हुई और वो आलोचना सही है कि नहीं, उस तथ्य पे कोर्ट पूरी तरीके से मुझे लगता नहीं कि गया है। क्यों? क्योंकि जो बाकी 5 विटनेस एम जे अकबर साहब ने खड़े किए और जो बाकी जो 2 विटनेस मिस रमानी जी ने खड़े किए, वो आई विटनेस नहीं है, मतलब वो चश्मदीद गवाह नहीं है, वो मौके पे मौजूद नहीं थे, वो हेयर से विटनेसेस हैं जिन्होंने बात सुनी। रमानी जी के मित्रों ने उनके थ्रू बात सुनी, या ट्विटर या व्हाट्सएप के थ्रू जब ये बवाल मचा हैशटैग मी मूवमेंट का, उनके थ्रू बात सुनी। और एम जे अकबर साहब ने जितने लोगों को सामने लाए हैं उनमें से भी कोई उस टाइम पे ओबेरॉय होटल में मौजूद नहीं था। तो मैं समझता हूँ बहुत चीज़ें, बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर नहीं था तो आपको एशियन एज के HR हेड को, क्या उस टाइम जो लोग अपॉइंटमेंट किया करते थे उन लोगों को आपको कटघरे में लाना चाहिए था अदालत के। अब ये सारी बातें हुई, इन सब का मूल्यांकन हुआ, और जज साहब ने जब जजमेंट लिखना शुरू किया होगा इसमें, तो उन्होंने तकरीबन 90 पेज के जजमेंट में आखिरी के 5 पेजों में अपनी दलील दी है कि क्यों ये केस कंटेम्प्ट का केस नहीं डेफेमेशन का केस नहीं बनता। और चूंकि डेफेमेशन का केस नहीं बनता तो क्या ये इम्प्लाइड है कि एम जे अकबर साहब डिफेम नहीं हुए, तो क्या वो एक सेक्सुअली हैरेसर है? क्या वो लोगों को उत्पीड़न के मामले में क्या जो बातें की गई उनके बारे में सच है कि नहीं? तो ये सारी बातें अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाती हैं। तो ये देखते हैं कि जज साहब ने इसमें क्या बात की। आखिरी के 5 पेजों में जहाँ पे उन्होंने इस पूरे केस का मूल्यांकन किया है, अपने तथ्यों को सामने रखा है, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो महाभारत में कुछ कहानियाँ घटित हुई हैं और रामायण में कुछ कहानियाँ घटित हुई, तो हमारा जो देश है वो देश है जो महिलाओं का सम्मान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही कि महिलाओं के साथ शोषण भी होता है, और ये हमारा एक सामाजिक सच है, इसको मैं ना नकार रहा हूँ, ना इसको नकारा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ मुद्दे से भटक गए। मुद्दा समाज कल्याण या सामाजिक शोषण का नहीं था, मुद्दा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका का नहीं था। मुद्दा था कि क्या एम जे अकबर के ऊपर जो लांछन लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, क्या वो 1993 में जैसी घटना घटित हुई थी मिस रमानी के साथ, क्या वो सच है कि नहीं? तो अगर वो सच है तो जाहिर सी बात है कि डेफेमेशन का केस बनता, मानहानि का केस बनता। और अगर वो सच नहीं है तो फिर जैसा कि होता, मिस रमानी को बाइज्जत बरी किया जाता। बाइज्जत उनको बरी किया गया है इस मुकदमे में, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, लेकिन जिन धारणाओं पे उनको बरी किया गया है, जिन मापदंडों पे उनको बरी किया गया है, वो थोड़ा सा रहस्यमय बन जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जितने सारे विटनेस इस प्रोग्राम में आए हैं, इस कोर्ट में आए हैं, वो सब हेयर से विटनेस हैं। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई भी मौके का गवाह नहीं था। ये जो ज़रूरी बातें थी कि भैया कैसे वहाँ पे लोगों को नौकरी दी जाती थी, या वहाँ पे क्या प्रक्रिया थी, या दिसंबर में इस तारीख को एम जे अकबर साहब ओबेरॉय होटल में थे कि नहीं थे, किस समय थे, किन किन लोगों से मिलते थे, क्या वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे कि नहीं किए जाते थे, ये बात कहीं पे भी सिद्ध नहीं होती।
बाकायदा मुझे लगता है कि एमजे अकबर साहब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा उलझ गए, क्योंकि जो मैंने उनका पढ़ा, डेपोजिशन पढ़ा, उसमें यही बात हो रही है कि भाई 65 सेक्शन 65 ये जो एविडेंस एक्ट है, आपने उसका सर्टिफिकेट लगाया कि नहीं लगाया, आपने ट्विटर अकाउंट कैसे डिलीट कर दिया, ट्वीट में आपने ऐसा कैसे लिख दिया, व्हाट्सएप में क्या फलाना ढिमकाना बातें हुई। तो ये बातें सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी बातें हैं वो ये समझने की है कि वाकई में जो हादसा है, जो घटना है जिस पे कि मानहानि का दावा डला है, ये हुआ भी था कि नहीं। तो इस मुद्दे को मुझे लगता है कि नज़रअंदाज कर दिया कोर्ट ने कहीं ना कहीं, और एमजे अकबर साहब ने भी कहीं पे शायद इसमें ज़्यादा मजबूती से काम नहीं किया। हो सकता है ये केस हाई कोर्ट में अपील में जाए या सेशन कोर्ट में अपील में जाए, हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट की रोशनी देखे कुछ सालों बाद, मैं नहीं कह सकता। लेकिन फ़िलहाल इन 90 पेजों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुस्तैदी से इस केस में काम नहीं हुआ। हो सकता है कि सोशली अपीजिंग जजमेंट हो सकता है कि हमारे एक सामाजिक हक में, एक सामाजिक कल्याण में इस जजमेंट को देखा जाए। पर अगर मैं सिर्फ कानून के सर्वेक्षण की बात करूं, एक कानूनी लेंस की बात करूं, कानून को मद्देनज़र रख के बात करूं, तो मुझे लगता है कि कानून के तहत इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हुई, जिनको देखना चाहिए था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, वो नहीं हुआ। और ये जो क्रिमिनल ट्रायल अपने आप में है, जितना इसका हल्ला हुआ समाज में कि भाई ये बहुत बड़ा एक केस बन गया है, ये बहुत सारी इसमें चीज़ें होनी चाहिए, वो इसमें नहीं हुई। अंत करने से पहले 2-3 बातें दर्शकों तक और पहुंचाना चाहूँगा कि आज हम 2021 में जब इस जजमेंट को पढ़ते हैं तो मुद्दा ये नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है कि नहीं। आज हमारे पास कानून है, आज हमारे पास पॉश एक्ट है, आज हमारे पास 354 है, आज हमारे पास 354 ABCD के सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड में, जो कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सख्त कानून है अपने आप में। ये कानून 1993 में नहीं थे, ये आप सब लोग जान लें। अब चूंकि ये कानून उस टाइम सिर्फ 354 था, बाकी नहीं थे, पॉश एक्ट नहीं था, क्योंकि ये सब विशाखा की गाइडलाइंस जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं 1996 में, उसके बाद 2012 में पॉश का कानून इस देश में लागू हुआ। तो ये बात रमानी जी की कुछ हद तक मैं उनसे सहमत हूँ कि भाई उस टाइम पे अगर आप 1993 में एक महिला थी, आप अगर एक युवा जर्नलिस्ट थी जो कि जॉब की खोज कर रहा हो, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता था, तो उस टाइम पे आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ऐसा कोई मंच नहीं था जहाँ पे आके आप ये बात कर सकें और लोगों को बता सकें अपनी पीड़ा कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो क्योंकि कमिटीज़ फॉर्म नहीं होती थी, आजकल तो ICC है, पॉश कमिटीज़ फॉर्म हो जाती हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था। कानून बदला है, समय बदला है, दौर बदला है, सशक्तिकरण हुआ है लोगों का कानून के ज़रिए, और होना भी चाहिए। लेकिन क्या ये कानून अपने आप में सही है? क्या इस कानून का प्रिया रमानी को बरी कर देना एमजे अकबर को दोषी करार देता है? ये सारे मुद्दे अब मैं समझता हूँ एक कानून के दायरे में आ गए हैं, जिसका सर्वेक्षण होना चाहिए, जिस पे हो सकता है कि और कानूनी मुहिम आगे बढ़नी चाहिए। ये तो अब हमें तभी पता चलेगा जब हो सकता है एमजे अकबर साहब इसको अपने कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श करके हो सकता है इस केस को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तब तक हमसे जुड़े रहें और देखें कि कानून की दुनिया में और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।